नमस्कार, स्वदेश खबर पर आपका स्वागत है और मैं हूं विश्व मोहन। शुरुआत कर लेते हैं स्वदेश खबर की मार्केट की खबरों के साथ कि बाजार की चाल आज किस तरह की रही है, बाजार में किस तरह का एक्शन रहा है और एक अच्छे नोट के साथ आज बाजार बंद हुआ। बाजार में क्या रहा, पूरा एक्शन समझाने के लिए हमारे सहयोगी अंश है। अंश, बताएं। तो इस हफ्ते निफ्टी ने रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ है और ये हफ्ता चौथा हफ्ता है जब इसमें हमें लगातार खरीदारी नजर आई है। टॉप गेनर्स की बात करें तो इस हफ्ते के टॉप गेनर्स निफ्टी के लिए बजाज ऑटो और भारतीय एयरटेल नजर आ रहे हैं, जबकि अगर दूसरे ब्रॉड इंडिसेस की बात करें जैसे कि निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप, तो वो गेन्स को होल्ड नहीं कर सके और लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। मिड कैप की बात किया जाए तो मिड कैप कुछ 0.3% नीचे थे और इसके मेन लूजर्स पूनावाला, फिनकॉर्प और ट्यूब इन्वेस्टमेंट थे। निफ्टी स्मॉल कैप की बात किया जाए तो ये पांचवा हफ्ता था जब हमें लगातार इसमें बिकवाली नजर आई और इस हफ्ते की बिकवाली पिछले 5 महीने की सबसे बड़ी बिकवाली भी रजिस्टर की गई है। सेक्टरल इंडिसेस की बात करें तो यहाँ हमें निफ्टी पीएसयू बैंक टॉप सेक्टरल गेनर नजर आता है, जिसने इस हफ्ते रिकॉर्ड हाई का स्तर भी छुआ है और यहाँ हमें टॉप गेनर्स यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया नजर आ रहे हैं। दूसरे इंडेक्सेस की बात किया जाए तो निफ्टी एनर्जी और निफ्टी फार्मा ने भी रिकॉर्ड हाई स्तर छुआ है इस हफ्ते, जिसमें से टाटा पावर और एनटीपीसी ने एनर्जी इंडेक्स में टॉप गेनर रहे हैं, जबकि जायडस लाइफ और सन फार्मा इंडेक्स में टॉप गेनर्स रहे हैं। आगे भी बात करते हैं दूसरे इंडेक्सेस के बारे में और निफ्टी बैंक की बात किया जाए तो ये चौथा हफ्ता था जब इसमें लगातार खरीदारी नजर आई है। निफ्टी ऑटो और निफ्टी मेटल ने भी इस हफ्ते रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ, लेकिन ऑटो इंडेक्स की ये छठवें हफ्ता था जब इसमें लगातार खरीदारी नजर आई, जबकि मेटल का देखा जाए तो ये तीसरा हफ्ता था जब इसमें लगातार खरीदारी दिखी है। सेक्टरल लूजर्स की बात करें तो यहाँ हमें निफ्टी आईटी इंडेक्स नजर आ रहा है जो कि टॉप लूजर है और ये तीसरा हफ्ता है जब इसमें लगातार बिकवाली नजर आई है। निफ्टी रियल्टी की बात करें तो निफ्टी रियल्टी ने इस हफ्ते का रिकॉर्ड हाई स्तर छुआ है, लेकिन एंड होते होते लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया। शुक्रिया अंश, पूरी डिटेल्स लाने के लिए कि बाजार में आज दिन भर का एक्शन कैसा रहा, कौन से सेक्टर चले, कहां पर दबाव दिखा। लेकिन आज दिन भर कौन से 5 शेयरों में एक्शन रहा, ऐसे ही 5 का पंच शेयर बता रहे हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे। जी बिल्कुल, आपका 5 का पंच में स्वागत है और हम जो है इस गुरुवार में जो है इम्पॉर्टेंट स्टॉक एक्शंस और थीम्स पकड़ के लाते हैं और यहाँ आज भी हमने 5 थीम लाए हैं या 5 स्टॉक्स लाए जिस पे फोकस रहेगा। ऑफकोर्स ब्लॉक डील्स जो है वो भी बहुत हुई है इस हफ्ते। ऑफकोर्स 2 इंपॉर्टेंट ब्लॉक डील्स देखने मिले थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में। सबसे पहला था M&M का रफली 1% स्टेक की जो है बिकवाली हुई है। बात है कि प्रमोटर ने जो है ये स्टेक बेची है और क्लैरिफिकेशन भी कंपनी की तरफ से आया है कि आगे जाते हुए फॉरसेबल फ्यूचर में जो है स्टेक सेल नहीं होने वाली है। इसके अलावा SBFC फाइनेंस स्मॉल कैप कंपनी है, यहाँ पे भी स्टॉक में गिरावट देखने मिली थी दिन के ट्रेड में और इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे भी देखें तो लगभग 3% इक्विटी जो है एक्सचेंज हुई है हैंड्स के जरिए। अब हम बात करेंगे, हमारा दूसरा स्टॉक हो रहेगा छोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस। यहाँ पे स्टॉक में तेज़ी देखने मिली है और इसका कारण है एक इम्पॉर्टेंट अपग्रेड आया है। एक्सिस कैपिटल ने जो है अपग्रेड किया है स्टॉक को और उन्होंने कहा है कि कंपनी की पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन देखने मिल रहा है और जो AUM ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस है वो 20% के ऊपर रहने वाला अगले 3 साल में। 2 थीम्स के बाद हमारा तीसरा थीम आता है अतुल ऑटो। यहाँ पे अनाउंसमेंट्स तो एक दिन पहले आ चुकी थी कि वो अपने EV स्पेस में जो उनकी EV आर्म है उसमें वो लगभग 20 करोड़ इन्फ्यूज़ करने वाले हैं, लेकिन जो उसका ट्रांजैक्शन वैल्यू करता है उसके EV आर्म को वो बड़ा आंकड़ा है, वो लगभग 950 करोड़ रुपए का है। करंटली 80% वो होल्ड करते हैं और मैनेजमेंट ने भी जो है हमारी सिस्टर चैनल ET नाउ से बात किया और वहाँ से पता चला 2 अहम बात। विजय केडिया ने भी जो है फ्रेश फंड्स डाली है इस EV आर्म में और आगे जाते हुए जो है ऑलरेडी 175 डीलरशिप्स के साथ उन्होंने करार कर दिया है। अतुल ऑटो भी बस कर रहे थे इसके कारण ट्रेड में और वॉल्यूम से भी बहुत अच्छी पिकअप हुई। चौथा स्टॉक रहने वाला टाटा केमिकल्स। ऑफकोर्स यहाँ पे देखें तो पिछले 4 या 5 सेशन में स्टॉक ऑलरेडी 40% से ज़्यादा रिटर्न्स दिया है इन्वेस्टर्स को। और अगर बात करें टाटा की, पूरी थर्सडे है क्योंकि टाटा के सारे ग्रुप कंपनीज़ में एक अच्छी तेज़ी देखने मिली है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आता है कि टाटा सन्स की लिस्टिंग की जो बात चल रही है और इम्पॉर्टेंट एक रिपोर्ट आया था स्पार्क का, उसके कारण जो है एक री रेटिंग देखने मिल रही है टाटा ग्रुप स्टॉक्स में। और इम्पॉर्टेंटली सारे स्टॉक्स जैसे कि टाटा केमिकल हुआ, टाटा पावर हुआ, इनके होल्डिंग ऑलरेडी टाटा सन्स में है तो उसका वैल्यू जो है उसका भी री रेटिंग देखने मिल रहा है इन स्टॉक्स में। तो हमने 4 स्टॉक्स और 4 थीम्स कहे हमने कवर कर लिया और आखिरी थीम है थर्सडे का, वो है रिकवरी का थीम। ऑफकोर्स हमने देखा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे भारी बिकवाली देखने मिली थी, स्पेशली स्मॉल कैप में, माइक्रो कैप में और इवन SME नेम्स में, लेकिन कुछ स्टॉक्स है जो रिवर्स किए हैं। आइनॉक्स विंड
और सुजलॉन एनर्जी। ये ऑफकोर्स विंड पावर में रेगुलेशंस आ रहे थे रिवर्स बिडिंग को लेके, जहाँ पे एडवर्स इम्पैक्ट देखने मिल सकता था, स्टॉक में गिरावट आई, फिर कंपनियां ने कहा कि ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा और वो सेलिंग प्रेशर भी अब्जॉर्ब हो गया। अपर सर्किट पे दोनों स्टॉक्स थे और सुजलॉन को तो एक बड़ा ऑर्डर भी मिल गया, वो अनाउंसमेंट आया 72 मेगावाट का ये ऑर्डर है 3 मेगावाट सीरीज़ को लेके जुनिपर एनर्जी से। तो रिवर्सल का थीम पे आइनॉक्स विंड, सुजलॉन एनर्जी तो था ही, इसके अलावा इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, यहाँ पे भी रिटेल इंटरेस्ट बनी हुई है, स्पेशली उनके एनसीएलटी अप्रूवल को लेके। अगर वो आता है तो वहाँ पे री रेटिंग देखने मिल सकता है और यहाँ पे देखें तो स्टॉक में एक अच्छी मूवमेंट देखने मिली है, वन ऑफ द टॉप गेनर्स भी रहा आपके निफ्टी 500 इंडेक्स में। इसके अलावा आईएफएल फाइनेंस में ऑफकोर्स हमने देखा था कि आरबीआई ने जो है इस हफ्ते एनबीएफसीज पे जो है और फिनटेक्स पे जो है ऑफकोर्स थोड़ी रोक लगाई थी, लेकिन गवर्नर ने जो है आया और आश्वासन दिया ईटी नाउ स्वदेश के एकदम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में भी कि उनका जो स्टांस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा फिनटेक्स की ग्रोथ को लेके। और इम्पॉर्टेंटली आईएफएल फाइनेंस ने भी जो है एक नोट जारी किया और यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो इम्पैक्ट आ रही है वो बहुत कम देखने को मिल रही है। तो ऑफकोर्स कल रिवर्सल तो आई थी सेकेंड हाफ सेशन में वेडनेसडे को, लेकिन जो थर्सडे की ट्रेडिंग सेशन है यहाँ पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने मिली। तो ऑफकोर्स जो गिरावट आया था आपका स्मॉल कैप मिड कैप में, वहाँ पे रिकवरी जो है थर्सडे में देखने मिली कुछ चुनिंदा नाम, और इसमें भी फर्टिलाइजर स्टॉक्स भी आते हैं। तो आप देख रहे हैं रिकवरी का थीम आया। एंड ऑफकोर्स जो आगे का ट्रिगर बाजार का होने वाला है वो होने वाला है जो अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं आपके इलेक्शंस के डेट्स को लेके, तो उसके कारण भी एक प्री मार्केट रैली देखने मिल सकता है। तो इस पे जो है हमारी नज़र पूरी तरह बने रहेगी। शुक्रिया शरद, ये पूरी डिटेल्स लाने के लिए कि 5 ऐसे शेयर जहां पर जबरदस्त एक्शन दिखा और आगे के लिए क्या ट्रिगर रहे हैं ये भी आपने बता दिया। लेकिन चलिए एक और अहम बैठक चल रही, कैबिनेट की अहम बैठक चल रही है जिसमें बड़े फैसले की संभावना है। इस पर और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं, कौन कौन से अहम फैसले हो सकते हैं? देखिए, काफ़ी अहम बैठक है और चुनावों के तारीखों का ऐलान हो उससे पहले संभवतः ये आखिरी बैठक हो सकती है। हालांकि अभी कुछ समय है, 7 दिन का समय है, तो हो सकता है एक और बैठक हो, लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट बैठक है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट एजेंडे जो हैं वो लिस्ट में हैं जिस पर कि कैबिनेट अपनी मुहर लगा सकती है। जो जानकारी हमें सूत्रों के हवाले से मिल रही है उसके हिसाब से आज कैबिनेट की बैठक में सरकार जूट पर एमएसपी में बढ़ोतरी कर सकती है, उसमें करीब 285 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर सकती है और इसको बढ़ाकर 5,335 रुपये प्रति क्विंटल किया जा सकता है। इसके अलावा देश में एआई मिशन यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, उससे संबंधित जो प्रोजेक्ट्स होंगे, जो एक्टिविटीज़ होंगे, उसके लिए सरकार करीब 10,000 करोड़ रुपए के फाइनेंशियल सपोर्ट की घोषणा कर सकती है, वो भी एजेंडे में शामिल है। साथ ही साथ उज्ज्वला कस्टमर्स यानी कि जो लोग एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं और उज्ज्वला स्कीम के दायरे में आते हैं, उनके लिए राहत की खबर आ सकती है क्योंकि सरकार इस स्कीम के दायरे को, इसके मियाद को 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। इसका मतलब ये है कि उज्ज्वला स्कीम के तहत अगर आप सब्सिडी का जो बेनिफिट ले रहे हैं जिसमें 300 रुपये प्रति सिलेंडर का बेनिफिट आपको होता है, वो 31 मार्च 2025 तक इसका फ़ायदा मिलता रहेगा। चुनावों के लिहाज से भी ये फैसला काफ़ी अहम हो सकता है। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए भी राहत की खबर आज कैबिनेट की बैठक से आ सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि डीए में 4% की बढ़ोतरी की जा सकती है। इसका मतलब ये है कि जो इस वक्त डीए है वो करीब 46% है, उसको बढ़ाकर 50% किया जा सकता है एक फॉर्मूले के हिसाब से। साथ ही साथ यूपीआई और भीम जैसे जो टेक्निकल और जो टेक्नोलॉजी है, देसी टेक्नोलॉजी जिसको कह सकते हैं, जिसका समर्थन सरकार कर रही है, प्रमोट कर रही है, उसके लिए करीब 3500 रुपये के फंड का ऐलान किया जा सकता है ताकि कंज्यूमर्स को ये बेनिफिट दिए जाएं और इस तरह के जो एप्लीकेशंस हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो। तो ये तमाम एजेंडे आज कैबिनेट की बैठक में है। कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है और सूत्र हमें बता रहे हैं कि आज इस पर मुहर लग सकती है। प्रकाश, एक और खबर जिसका कंज्यूमर्स को काफी इंतजार है, आपको क्या उम्मीद लग रही है क्या कुछ एक्साइज ड्यूटी में कटौती होगी क्या पेट्रोल डीजल पर? देखिए, एक्साइज ड्यूटी में कटौती की संभावना बेहद कम है और उसकी ज़रूरत भी नहीं है अगर आप कंज्यूमर्स को राहत देने की बात करते हैं। अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती करनी है वो इसलिए क्योंकि ग्लोबल मार्केट में क्रूड की कीमतों में काफ़ी नरमी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ वर्ल्ड मार्केटिंग कंपनीज़ की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, अगर आप उस पर नज़र डालें तो पिछले 3 क्वार्टर्स में
ये करीब करीब 80,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। ऐसे में वर्ल्ड मार्केटिंग कंपनीज के पास काफ़ी स्पेस है कि वो कीमतों में कटौती कर पाएँ। अब हालांकि कंपनियां इस बात का हवाला दे रही हैं कि जो पहले उनके लॉसेस हुए हैं वो उसकी रिकवरी कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद इस बात को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है कि ग्लोबल मार्केट में कीमतों में नरमी देखने को मिल रही है और उसका फ़ायदा कंज्यूमर्स को मिलना चाहिए। तो अगर कीमतों में कटौती करनी है तो वर्ल्ड मार्केटिंग कंपनीज करेंगी, अपने लेवल पे करेंगी। इस बात की संभावना बेहद कम है कि सरकार एक्साइज ड्यूटी में कटौती करे, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी इस वक्त देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि कीमतों में नरमी बनी हुई है। जी शुक्रिया प्रकाश, ये पूरी डिटेल्स पे आप नज़र बनाए हुए और उम्मीद करते हैं कि ये सारे जो आप सोर्सेज से खबर लेकर आए हैं ये सही साबित हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस के टॉप मैनेजमेंट में 60% महिलाएं हैं। 8 में से 5 जनरल मैनेजर महिलाएं हैं। इसलिए महिला दिवस के मौके पर कंपनी से जुड़े मुद्दे पे तो बातचीत हुई ही है, साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस के स्टैंडर्ड रेट जैसे कई मुद्दों पर हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने न्यू इंडिया एश्योरेंस की सीएमडी नीरजा कपूर से खास बातचीत की। आइए सुन लेते हैं। आपसे ही समझना चाहूंगी कि जिस तरह से आप देश की सबसे बड़ी नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, 100 साल पुरानी कंपनी के सीएमडी के तौर पे, मुखिया के तौर पे जिम्मेदारी संभाल रही हैं, तो ओवर द ईयर्स जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर महिलाओं की भागीदारी किस तरह से बदली है और इसको और कितना बदला जा सकता है? हमारे न्यू इंडिया में विमेन की कंट्रीब्यूशन जो नंबर्स हैं मोर देन 31% है पूरे एम्प्लॉयमेंट फोर्स में। हम एजेंट्स में भी देखते हैं कि बहुत सारी विमेन फोर्स हैं और बहुत अच्छा काम भी करती हैं। आप हमारी टॉप मैनेजमेंट में ही देखिए तो हमारे 8 जीएम्स जनरल मैनेजर्स में से 5 जनरल मैनेजर्स विमेन हैं, तो मोर देन 60% हुआ। हमारे जो रीजनल ऑफिस इंचार्जेस हैं, फॉरेन ऑफिस इंचार्जेस भी हैं, उनमें से 30% विमेन हैं। अभी हमने रिसेंटली स्पेशलिस्ट की रिक्रूटमेंट करी है और जनरलिस्ट ऑफिसर्स लिए हैं, 450 ऑफिसर्स लिए हैं। उसमें भी आप देखेंगे कि 25 to 30% विमेन है। इनफैक्ट जो हेल्थ सेक्टर में हमने स्पेशलिस्ट लिए हैं डॉक्टर्स, उसमें तो 47% विमेन है। तो बहुत ज़्यादा भागीदार है विमेन का और बहुत कंट्रीब्यूशन भी है इस इंडस्ट्री में। जैसा हम एक न्यू इंडिया का जो नाम है पिछले कुछ महीनों से काफी चर्चा में है, जो स्टॉक है आपका 100% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है पिछले 2-3 महीने में और 300 का स्तर तक पहुंच गया है और टू बी प्रिसाइज बोले तो 6 महीने में 100% तक गया है। तो क्या ऐसी नई चीजें हुई है जिससे इतना ज्यादा ट्रैक्शन दिख रहा है न्यू इंडिया के शेयर के अंदर? एक्चुअली आप देखें तो पिछले 5 साल में न्यू इंडिया का शेयर थोड़ा अंडर वैल्यूड ही था। पिछले 5 सालों में काफ़ी हमने एक्सपेंसेस भी जो थे वन टाइम एक्सपेंसेस थे, जैसे वन मोर ऑप्शन दिया था पेंशन के लिए, फिर वेज रिवीजन हुआ था, फिर ये जब बहुत बड़े बड़े एक्सपेंसेस थे उसको हमने एमोटाइज किया था 5 साल के ऊपर। अभी ये लास्ट ईयर है जब हम ये एमोटाइजेशन एक्सपेंसेस कर रहे हैं, पर गोइंग फॉरवर्ड हमने ये डिसाइड किया है कि जो मेजर एक्सपेंसेस आएंगे उसके लिए एक तो हम प्रोविजंस रख रहे हैं, जैसे वेज एक्सपेंसेस के लिए हम कंटिन्यूसली एवरी ईयर हम प्रोविजंस प्रोवाइड कर रहे हैं, और सेकेंडली जो लास्ट ईयर हमने जो वेज रिविजन किया था उसका हमने पूरा एक्सपेंस अपने उसी साल के अंदर ले लिया था, एब्जॉर्ब कर लिया था। तो गोइंग फॉरवर्ड वी फाइंड कि हमें लग रहा है कि ये जो अंडर वैल्यूएशन थी वो नहीं रहेगी एंड इट विल द स्टॉक प्राइस विल रिफ्लेक्ट द नेटवर्थ ऑफ द कंट्री, द करेक्ट नेटवर्थ ऑफ द स्टॉक प्राइस विल रिफ्लेक्ट द करेक्ट नेटवर्थ। लेकिन मैम रिजल्ट की बात करें तो Q2 के अंदर भी दबाव दिखा था, Q3 के अंदर भी दबाव दिखा था, तो क्या ये जो दबाव है धीरे धीरे बाहर आ रहा है और Q4 अगर हम ओवरऑल FY24 की बात करें तो आप डबल डिजिट प्रीमियम ग्रोथ में रहेंगे? जनरल इंश्योरेंस का जो बिजनेस होता है वो काफ़ी वॉलेटाइल रहता है एंड काफ़ी उसका इम्पैक्ट रहता है कैटास्ट्रोफिक पेरिल्स, जो रिस्क्स हैं उसका क्या क्लेम्स आए हैं। तो हमने देखा है फर्स्ट क्वार्टर में भी, सेकंड क्वार्टर में भी, थर्ड क्वार्टर में भी काफ़ी कैटास्ट्रोफिक पेरिल्स हुए हैं इंडिया में, तो उसका इम्पैक्ट काफ़ी आया था सेकंड क्वार्टर में पर्टिकुलरली। थर्ड क्वार्टर में तमिलनाडु में कैटास्ट्रोफिक 2 इवेंट्स हुए थे, फिर भी वी वर एबल टू एब्जॉर्ब इट बिकॉज हमारा सेकंड क्वार्टर में काफ़ी हमने ज़्यादा प्रोविजंस किए हुए थे। तो वी गोइंग फॉरवर्ड अभी फोर्थ क्वार्टर रिजल्ट्स विल डेफिनेटली वी विल सी एन इम्प्रूवमेंट देयर
बट ऑफ कोर्स मैं कुछ कह नहीं सकती कि फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट होता है, पर गोइंग फॉरवर्ड जो कमिंग मंथ्स डेज में आप देखेंगे कि परफॉर्मेंस विल डेफिनेटली बी मोर रिफ्लेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी। जो आप ग्रोथ की बात कर रहे हैं डबल डिजिट में, वो हमारा फोकस इतना ग्रोथ पे नहीं है, ज़्यादातर हमारा फोकस है कि प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए कंपनी के रिजल्ट्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि टाइम्स ग्रुप के वर्ल्ड वाइड मीडिया फेस्टिवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के दूसरे एडिशन में आर.के. सिंह ने कहा कि भारत एनर्जी ट्रांजिशन में ग्लोबल लीडर और सभी पीएसयू शेयरों के मार्केट कैप में भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके हैं। और उन्होंने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। We are a world leader in energy transition already. The pace of capacity addition of renewable energy in our country is the highest in the world. That's not me saying it. That's the International Energy Agency saying it. Today, my non-fossil capacity is about 186,000 megawatts. Out of which 7,000 megawatts is nuclear. Remaining is all solar, wind, hydro, all renewable. Now, all that required equipment. You are in a hurry? Not really. Because I have a lot to say. Yeah. So all that requires equipment, and I put in barriers to make sure that the outer, the external equipment does not come in. So phased manufacturing program, checks for cyber security, encouraging people to make in India. We came out with, let's take thermal. Let's go step by step. Thermal. So thermal, we phased manufacturing program. We built up capacity for manufacturing here. Then we transitioned. Then we started transitioning. We felt that we need not add more thermal capacity, so actually slowed down capacity addition. There was one more reason why the capacity addition slowed down, and that was because our DISCOMs were not viable. The viability was an issue. We had, when I joined, I had about 60,000 megawatts which were on the sick bed. 60,000 megawatts of generation capacity was in NCLT. Today, all my companies have doubled, tripled their share prices, and their market cap has gone up 3 times, 4 times, 5 times. All my companies, public or private sector. That's how viable we have made it. We brought down the AT&C losses from 27% in 2014 to approximately 15%, and the next year it will be around about 12%. ओके, तो आप सुन रहे थे आर.के. सिंह जी को, लेकिन चलिए वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें यहाँ पे चलती रहेंगी। चलिए चलते हैं अपने सहयोगी सृष्टि के पास, जो लेकर आई हैं महिला दिवस पर खास जानकारी। सृष्टि, बताइए। आप सभी को महिला दिवस की शुभकामनाएं। आज हम सलाम कर रहे हैं उन महिलाओं को जिन्होंने अपनी कामयाबी की कहानी खुद लिखी। आज मैं बताऊंगी पहली महिला पायलट से लेकर पहली नोबेल पुरस्कार विजेता महिलाओं की कहानी। भारत में सबसे पहला कौन? पहली पायलट बनी सरला ठकराल 1936 में। उसके बाद पहली फाइटर पायलट बनी अवनी चतुर्वेदी 2016 में। देश की सबसे पहली राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, जिन्होंने 2007 से लेकर 2012 के बीच में अपना पद संभाला, और पहली सुप्रीम कोर्ट जज बनी फातिमा बीवी 1989 में। इसके अलावा पहली आईपीएस अधिकारी बनी किरण बेदी 1972 में, और मिस वर्ल्ड बनी रिति फारिया 1966 में। मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन 1994 में बनी, और माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली महिला बनी बिचेंद्री पाल 1984 में। भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी आनंदी गोपाल जोशी 1887 में, और पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाली कल्पना चावला, जो हमारे सबके दिलों में बसती हैं, 2003 में वो पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाली महिला बनी। पहला नोबेल पुरस्कार जो कि भारतीय महिला को मिला वो थी विजेता महिला मदर टेरेसा 1979 में। तो आपने पावरफुल महिलाओं के बारे में बता रही थी सृष्टि, शुक्रिया सृष्टि। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बीएसई में 10वें बेल रिंगिंग सेरेमनी के दौरान बीएसई के एमडी और सीईओ सुंदर रमण राममूर्ति ने कहा कि महिलाओं के अंदर पुरुषों के मुकाबले धैर्य ज्यादा होता है, इसलिए निवेश बेहतर तरीके से कर सकती है। और उन्होंने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं।
Some of you who were present in the last year's celebration here will know I talked about an inherent but never pointed out gender bias in the media when it comes to certain specific activities in day-to-day life. You'll always find, if it is a motorbike riding or advertisement for a motorbike, it'll be a man. If it is purchasing a car, it'll be a man. If it is investments, it'll be a man who will be shown in the advertisement. If it is making wonderful cooking dish out of some cooking oil which is newly available in the market, it'll be a woman. If it's a new masala recipe which is being sold in the market, it'll be a woman. If it is an advertisement for nappies, it'll be the woman who will be shown as changing the nappies. Traditionally and unknowingly, women are capable of this and men are capable of something else is what has been projected, which does not appear to be actually true. Women have better investing capability. I am not saying, this author is saying, I have not colluded with him to make him say this. Indeed, India is progressing a lot in this area. We are proud to say our country's president is a woman. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको एक और जानकारी दे दें कि महिला दिवस पर देश और दुनिया की कई दिग्गज महिलाओं ने हमसे खास बातचीत की। चलिए सुनवाते हैं कुछ और खास बातचीत। मोस्टली हमने जो देखा हुआ है, वुमेन बहुत आ रही, आपने सही कहा है, स्टैटिस्टिक्स इज शोइंग, बट उसमें कितनी महिलाएं ऊपर के लेवल पे, टॉप मैनेजमेंट पे लेवल पे जाती है, और इस चीज के ऊपर काम करने की, उसके ऊपर फोकस करने की आवश्यकता है। एंड इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैं बोलना चाहूंगी कि एक एडवाइस, और इफ एट ऑल मैंने जो कुछ भी सीखा है मेरी 32 इयर्स के करियर में, कि आपको गेम में रहना है, आपने क्विट नहीं कहना है, आप जुड़े रहेंगे किसी भी चीज में, किसी भी क्षेत्र में होंगे, फिनांस होंगे और व्हाटएवर, कुछ भी हो जाए आपको आपकी राह छोड़नी नहीं चाहिए। I think India is rising, isn't it? You know, India, I think now, certainly within the UN, is being seen as a leader of the global south. There is a lot to learn from India, especially India's commitment to implementing the Sustainable Development Goals. And of course, one of those is gender equality. And so I think the world is looking for the kind of leadership that India can bring with its focus on women-led development, because without that we will not meet the Sustainable Development Goals. तो चलिए स्वदेश खबर को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।